सो स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। कोई भी लाइन एनसीईआरटी की मिस नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल्स विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to the newly described species. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही क्लियर सी बात लगती है कि हमारे पास हमारी इस वर्ल्ड के अंदर बहुत मिलियन टाइप्स ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जिनको क्लासीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास आपकी लाइब्रेरी से मैं आपसे बोलती हूँ आप बायो की बुक लेके आइए। आप बायो की बुक लेके आएंगे तो आप सारी अपनी जितने भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं या आपके पास एनसीईआरटी है, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वो सब लेके आएंगे। फिर मैं उसमें से देखूँगी मुझे एनसीईआरटी पढ़ानी है या मॉड्यूल पढ़ाना है ना। इसी तरीके से आपने क्लासीफाई कर दिया। आप तो अपनी लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल वाला सेक्शन एक अलग बनाते हो, बायो का सेक्शन अलग बनाते हो, केमिस्ट्री का अलग बनाते हो, फिजिक्स का अलग बनाते हो। तो ये सारा क्लासिफिकेशन ही तो कर रहे हो आप लोग, है ना। तो इसी वजह से हमारी डेली लाइफ के अंदर भी क्लासिफिकेशन की हमको नीड महसूस हुई, एक सिस्टमैटिक पोजीशन देने के लिए किसी भी स्पीशीज़ को। समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स देयर are fundamental features common to the various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. देखिए, अगर मेरे को किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है, मैं किस में करूँगी? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में करूँगी कि भाई कोई एनिमल है वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है ना। बॉडी की सिमेट्री में करूँगी कि वो रेडियल सिमेट्री पोजेस करता है, बायलेटरल करता है या एसिमेट्रिकल है ना। नेचर ऑफ सीलोम पे अभी हम बात करेंगे। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी चीज़ों पे तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। सो यही सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बेसिस हैं एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए। अब इन्हीं को एक करके हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया। अब पहला हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, level of organization के लिए though all the members of the Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, sponges, the cell are arranged as a loose cell aggregates. They exhibit the cellular level of organization. Some division of liver activities occur among the cell. In coelentrates, the arrangement of the cell is more complex. समझते चलिए, हमारे पास मल्टी सेलुलर के अंदर भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना सेल्स का, वो एक जैसा नहीं होता एक जैसा। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सेल के मिलके बने होते हैं, सिर्फ उनके अंदर सेल ही मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टिश्यू होंगे, कुछ होते हैं जिनके पास ऑर्गन हो गया, कुछ होंगे जिनके पास ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो मैं 4 लेवल पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। पहला सेलुलर, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन, चौथा ऑर्गन सिस्टम। देखिए, सेलुलर लेवल की मैं बात करूँ तो मतलब मैं इसकी बात करूँ कि जो कि सिर्फ सेल से मिलके बने हुए हैं, है ना। अब सेल से मिलके तो सिर्फ वही बनेंगे ना जो प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव हम किन के बारे में पढ़ते हैं? पॉरीफेरा, है ना। पॉरीफेरा में स्पंजेस आ गए हमारे सारे स्पंजेस, है ना। लूज सेल के एग्रीगेट्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? लूज सेल के एग्रीगेट्स होते हैं। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी बहुत लिखती है और ये क्वेश्चन अच्छा है। लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सम डिवीजन ऑफ लिवर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल। कुछ वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक काम, मतलब ये वाला काम, रेस्पिरेशन का काम इस सेल को करना है, एक्सक्रीशन का काम इस सेल को करना है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड इसको करना है, तो ये सारी सर्कुलेटरी रिलेटेड उस सेल को करना है। सो दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, सम डिविजन ऑफ लिवर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल। इन coelentrates द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि coelentrates में आपका अरेंजमेंट ऑफ सेल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेल के मुताबिक। सेल एक सिंगल यूनिट है, सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं। अब coelentrates के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा आपको। समझ में आया? coelentrates के अंदर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सेल्स जो होते हैं, ऐसे सेल जो कि सेम फंक्शन कर रहे हैं, वो एक टिश्यू बना लेते हैं।
ऐसे सेल जो सेम फंक्शन कर रहे हैं वो एक टिश्यू बना लेंगे, इसलिए यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ में आई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नेक्स्ट कह रखा है यहाँ पे स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ऑर्गन लेवल कहते हैं। ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स हो गया, अदर हायर फाइला में भी एग्जिबिट किया जाता है। कौन कौन से अभी बहुत डिटेल में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डील करेंगे, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कंप्लीट द ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपके हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल जो है वो आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब हायर क्लासिफाइड टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड। अब ये देखो, एनालिडा से आगे जितने भी आ गए हैं आपके, एनालिडा से जितने भी आगे आ गए वो सारे के सारे कौन से करेंगे, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेंगे। समझ में आया? Echinoderms and the chordates organs have association to perform the functional system, each system concerned with a specific physiological function। हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। एक सिस्टम रेस्पिरेशन करेगा, जो कि मैंने अभी आपको बात बता रखी है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम, जो कि एनालिडा से जितने भी नीचे आते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ मैं किन की बात कर रही हूँ। 1 सेकेंड, गोइंग टू टेल यू। आपको बस एक चीज़ करके लेके आनी है अपने तरफ से, कि आपने एक चीज़ याद करनी है, बाकी तो मैं सब कवर अप करा दूंगी। आपको बस ये ऑर्डर याद होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि पहले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्कल्मिन्थ्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये ऑर्डर याद होने चाहिए। ठीक है, दिस ऑर्डर शुड बी लर्नड। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही याद करा दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज है ना। ओके, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली हैं। ऑर्गन सिस्टम इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serve as both mouth and anus, and hence it is called as incomplete. The complete digestive system has a 2 openings, mouth and anus, and similarly the circulatory system may be of 2 type। देखो, अब इन्होंने यहाँ पे किसकी बात कर दी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर दी। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका इनकम्प्लीट टाइप का, ठीक है, एक हो सकता है आपका इनकम्प्लीट टाइप का, दूसरा हो सकता है आपका कंप्लीट टाइप का। ठीक है, दूसरा कौन सा हो सकता है आपका, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब देखो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, अब ये समझना, ज़रा एक बात समझना कि हम कहते हैं कि वी हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड व्हाई डू वी कॉल दिस, बिकॉज हम खाना खाते हैं माउथ से, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एनस के थ्रू वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, बट प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि एक तरीके का काम कर रही होती है, मतलब खाना इधर से ही आएगा और जो वेस्ट है वो वेस्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो वेस्ट बाहर निकल जाएगा, तो एक ही तरीके की ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ये ध्यान में रखना कि यहाँ से प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपके 2 तरीके के होते हैं, ओपन टाइप होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। ओपन टाइप में होता है व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, और जो टिश्यूज़ है ना वो डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, मतलब आप ये देखो, ये टिश्यूज़ हैं, यहाँ की तरफ ये ब्लड बह जा रहा है, ये होता है। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपको एग्जाम्पल्स के बारे में नहीं बताया गया, सो यू डोंट नीड टू लर्न दैट। ओके, अब क्लोज्ड टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप में जैसे हमारे पास वीन्स भी हैं और हमारे पास कैपिलरीज भी हैं। ठीक है, हमारे पास आर्टरीज है, वीन्स है, वीनस सिस्टम है हमारे पास पूरा। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो वी हैव द क्लोज्ड टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिक होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल जो होता है आपका हो गया स्पॉन्जेस।
एसिमेट्रिकल, मैं देखो बताती हूँ। एसिमेट्रिकल जस्ट सपोज दिस इज़ योर कुछ है ऑर्गेनिज्म है, जस्ट सपोज कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अब यू हैव टू कट इट इनटू द 2 इक्वल हाफ्स। कैन यू कट इट? क्या आप इसे कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से नहीं, कहीं से भी नहीं आप इसको कट कर सकते। सो विच मीन्स इट इज़ वॉट? इट इज़ वॉट? इट इज़ एसिमेट्रिकल। ठीक है, नाउ कम टू द रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल की मैं बात करूँ तो रेडियल सिमेट्रिकल एक ऐसा सिमेट्रिक जहाँ पे आप किसी भी रेडियस से इसको कट कर सकते हो, किसी भी रेडियस से इसको कट कर सकते हो। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कट कर सकते हो इनटू द 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, ये कहीं से भी कट हो जाएगा। सो मैं इसे क्या नेम दूंगी? ये रेडियल सिमेट्रिकल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका बायलेटरली सिमेट्रिकल। देखिए बायलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जैसे आप इसी ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को देखिए, यहाँ से इसको कट किया जा रहा है। अब इसको 2 इक्वल हाफ्स में बाइफरकेट कर दिया। अब 2 इक्वल हाफ्स में इसको कट कर दिया। आप एक ही प्लेन से कर सकते हो ना, आप इस प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़, बायलेटरल। ठीक है, इट इज़ बायलेटरल, ये रहा बायलेटरल। ओके, नाउ कम टू द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 तरीके की जर्म लेयर्स होती हैं। बाहर वाली को एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है, सबसे अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं, और बीच वाली होती है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म कहते हैं। अब ये बात है कि जहाँ एक वर्ड आता है आपका मीजोग्लिया। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने मीजोग्लिया वर्ड लिख रखा है। मीजोग्लिया क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म बनी नहीं अभी मीजोग्लिया। मीजोग्लिया का डिफरेंशिएशन होगा तब जाके वो मीजोडर्म बनेगी। सो मीजोग्लिया इज व्हाट? इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म। ठीक है, ओके। सो एक्टोडर्म क्या होता है? आपको पता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म होती है। ठीक है, तो ओके। सो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या आपको बता दिया कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात चल रही थी। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं जिनके अंदर 2 ही जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। कौन सी 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं? इधर देखिए आप। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बाहर वाली एक्टोडर्म आ गई, अंदर वाली एंडोडर्म आ गई, बीच वाली आपकी मीजोग्लिया आ गई। ठीक है, बीच वाली आपकी क्या आ गई?